आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। खबरें लगातार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उड़ीसा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल का समर्थन मिलने के बाद एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन का रास्ता और भी आसान हो गया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम से प्रभावित हुए बगैर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का कहना है कि यह विचारधारा की लड़ाई है और देश को रबड़ स्टाम्प राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है। नवीन पटनायक की पार्टी का समर्थन मिलने के बाद ही ओडिशा के संथला समुदाय से ताल्लुक रखने वाली मुर्मू के पास करीब 52% वोट हो गए हैं। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल 10,86,431 वोट हैं। मुर्मू को मिलने वाले इन संभावित वोटों में से 3,08,000 वोट बीजेपी और उसके सहयोगी सांसदों के हैं। वहीं बीजू जनता दल के पास करीब 32,000 वोट हैं, जो कुल मत मूल्य का करीब 2.9% है। बता दें कि बीजू जनता दल अध्यक्ष और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे 18 जुलाई को होने वाले चुनाव में 64 वर्षीय मुर्मू का साथ दें। फिलहाल इटली की यात्रा पर गए पटनायक ने मुर्मू को ओडिशा की बेटी बताते हुए उनका समर्थन करने की अपील की है। गौरतलब है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से मंगलवार की रात राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में मुर्मू के नाम की घोषणा की गई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें Z+ सुरक्षा मुहैया कराई है। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि मुर्मू 24 जून को अपना नामांकन पत्र भरेंगी और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के विभिन्न वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र में कल पूरा दिन सियासी संग्राम जारी रहा। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के बगावती तेवर के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने बड़ा निर्णय लेते हुए सरकारी आवास सुवर्षा छोड़ दिया है। बुधवार को देर रात उनका सामान सरकारी आवास से मोतोश्री शिफ्ट कर दिया गया। वहीं आवास छोड़ने से पहले कल दिन भर वहां बैठकों का दौर चलता रहा, जिसके बाद ठाकरे ने एक फेसबुक लाइव के जरिए राज्य की जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान ठाकरे ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा कि अगर शिवसेना का कोई भी विधायक मुझसे कह देते तो मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन कोई मेरे साथ धोखा ना करे। हालांकि महाराष्ट्र की सियासत में ये पहली बार नहीं है जब पार्टी को ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़ा है। आज से लगभग 2 दशक पहले जुलाई 1992 में शिवसेना के भीतर का मंजर भी कुछ ऐसा ही था। उस वक्त शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे ने भी पब्लिकली पार्टी को छोड़ने की बात कही थी। वहीं 2 दशक बाद आज शिवसेना एक बार फिर उसी परिस्थिति से गुजर रही है और बाला साहेब के बेटे उद्धव ठाकरे भी अपने पिता की राहों पर चलते नजर आ रहे हैं। अपने पिता की तरह ही ठाकरे भी शिव सैनिकों के साथ और उनके कहने पर ही इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं और इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने बुधवार को किए फेसबुक लाइव में कहा कि मुझे दुख इस बात का है कि कांग्रेस और एनसीपी अगर कहती है कि उद्धव ठाकरे सीएम नहीं चाहिए तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन अब अपने लोग कह रहे हैं तो मैं तुरंत इस्तीफा देने को तैयार हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को सूरत जाने की क्या जरूरत थी। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी अफरा अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी अफरा अंसारी की कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है या फिर उनकी संपत्ति पर कुर्क की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गाजीपुर जनपद के गाजीपुर वाराणसी 4 लेन के ठीक किनारे शेरपुर गांव में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफरा अंसारी के नाम 235 एकड़ की संपत्ति को मऊ के जिला अधिकारी के आदेश के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत दक्षिण टोलना थाने में मुकदमा दर्ज कर कुर्क की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि जिला अधिकारी मऊ के द्वारा
कुर्क की गई कार्रवाई का आदेश 21 जून को दिया गया था। जिलाधिकारी की कुर्की की कार्रवाई के आदेश के बाद मऊ के सदर क्षेत्र अधिकारी धनंजय मिश्रा और उनकी टीम ने गाजीपुर के जिला प्रशासन की तरफ से तहसीलदार और अपर तहसीलदार के साथ मिलकर कुर्की की कार्रवाई की है। वहीं उन्होंने कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की इस प्रॉपर्टी की कीमत 3.5 करोड़ रुपए से भी अधिक बताई है। क्षेत्र अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि अफशा अंसारी की संपत्ति है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरुद्ध अपराध से अर्जित की हुई थी, जो कि लगभग 235 एकड़ में है, जिसकी बाजारू कीमत 3.5 करोड़ रुपए से भी अधिक है। गैंगस्टर एक्ट के तहत मऊ जिलाधिकारी आदेशानुसार कार्रवाई करते हुए उनकी ये संपत्ति कुर्क की गई है। अगली खबर पीलीभीत से है, जहां यूपी के पीलीभीत जिले में गुरुवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। हादसा थाना गजरौला के पूरनपुर हाईवे पर हुआ, जब तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी पेड़ से टकरा गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आने की वजह से ये हादसा हुआ है। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद डीएम, एसपी और अन्य प्रशासनिक अमले के साथ जिला अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि हरिद्वार से स्नान कर वापस लौट रहे थे, तभी 17 श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद से मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और प्रशासनिक अमला मृतकों के परिजनों को सांत्वना देने में जुटा हुआ है। वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। बता दें कि ईडी ने शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को तकरीबन 6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। वहीं ईडी ने अनिल परब को आज फिर से समन भेजा है। आपको बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल परब से लगातार दूसरे दिन बुधवार को 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। इस मामले में एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि अनिल परब महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के दापोली समुद्र तट क्षेत्र में साई रिजॉर्ट के निर्माण में कोस्टल रेगुलेशन जोन के प्रावधानों के कथित उल्लंघन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय पहुंचे। केंद्रीय एजेंसी ने परब से मंगलवार को 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी और बुधवार के दिन भी सुबह के समय पेश होने को कहा था। हालांकि राज्य के राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए उन्होंने पेश होने के लिए थोड़ा समय मांगा था। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर समेत पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर होने वाला उपचुनाव सुबह 7 बजे से शुरू हो गया, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। बता दें कि आजमगढ़ लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के विधानसभा में निर्वाचित होने के बाद लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है। वहीं रामपुर लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के विधानसभा में निर्वाचित होने के बाद इस्तीफा देने के कारण खाली हुई है। ऐसा ही पंजाब में देखने को मिल रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव से पहले आजमगढ़ की सीट पर उनके पिता मुलायम सिंह यादव सांसद थे। वहीं रामपुर में लंबे समय से आजम खान का प्रभुत्व रहा है। दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में कार्यरत एक उप सचिव और 2 एसडीएमओ को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर तैनात प्रकाश चंद्र ठाकुर बसंत विहार के एसडीएम हर्षित जैन और विवेक बिहार के एसडीएम देवेंद्र शर्मा को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।
सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई उपराज्यपाल सक्सेना भी भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति को इंगित करती है और सरकार में ईमानदारी सुनिश्चित करने की कोशिश है। उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल ने सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण के 2 सहायक इंजीनियरों को कालकाजी स्टेशन में ईडब्ल्यूएस फ्लैट के निर्माण में खामी पाए जाने पर निलंबित कर दिया था। अफगानिस्तान से सुदूर सीमावर्ती इलाके में रात भर आए शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 1000 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी है। बता दें कि देश के पूर्वी पक्तिका प्रांत में ये भूकंप आया है, जिसकी तीव्रता 6 बताई जा रही है। न्यूज एजेंसी AFI के मुताबिक पक्तिका में सूचना और संस्कृति विभाग के प्रमुख मोहम्मद अमीद हुजैफा ने कहा है कि लोग कब्र के बाद कब्र खोद रहे हैं। अकेले इस प्रांत में कम से कम 1000 लोग मारे गए हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा, बारिश भी हो रही है और सभी घर तबाह हो गए हैं। लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। वहीं देश के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह ने चेतावनी देते हुए मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पिछले साल काबुल की सत्ता पर तालिबान के कब्जा कर लेने के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अफगानिस्तान से चले जाने और देश के इतिहास के लंबे युद्ध से अमेरिकी सैनिकों के वापस चले जाने के बाद बचाव अभियान में मुश्किलें आने की संभावना है। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान के मौसम विभाग ने कहा है कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में खोस्त शहर से करीब 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। पाकिस्तान के मौजूदा आर्थिक संकट के लिए विदेश मंत्री बिलाल भुट्टो जरदारी ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया है। विदेश मंत्री बिलाल भुट्टो जरदारी ने लोगों से आग्रह किया है कि आर्थिक और चुनावी सुधारों के लिए मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार को कुछ समय दें। बता दें कि बिलाल ने अपनी मां बेनजीर भुट्टो की 69वीं जयंती पर मंगलवार को लरकाना में एक सभा को संबोधित किया, जहां बिलावल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री खान की चुनी हुई सरकार को हटाना जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई थी। उन्होंने आगे कहा कि चुनी हुई सरकार को हटाए जाने से पाकिस्तान बच गया है। विदेश मंत्री ने कहा, इस सरकार को आर्थिक और चुनावी सुधारों के लिए कुछ समय दें। हम उम्मीद करते हैं कि तब पिछली सरकार द्वारा पैदा की गई मुसीबतों से बाहर आ जाएंगे। मंत्री ने उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान को पेरिस स्थित वैश्विक धन संशोधन एवं आतंकी वित्त शोषण निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की अक्टूबर में होने वाली पूर्ण बैठक के दौरान संदिग्ध सूची से हटा दिया जाएगा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल ने लोकतंत्र की बहाली के लिए अपनी मां बेनजीर भुट्टो के संघर्षों को याद किया। बता दें कि बेनजीर इस्लामी दुनिया में पहली महिला निर्वाचित प्रधानमंत्री थी और 2017 में रावलपिंडी में एक चुनावी रैली में उनको मार दिया गया था। गौरतलब है कि खान को इस साल अप्रैल में संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटा दिया गया था। पद से हटाए जाने के बाद से खान नए सिरे से चुनाव की लगातार मांग करते रहे हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।